नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एग्री अड्डा यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज हम हमारे इस कक्षा में पढ़ेंगे आरटी अधिनियम 2009 की जो धाराएं हम पढ़ रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम चर्चा जो करेंगे आरटी की धारा 15। इससे पहले हमने धारा 14 पढ़ ली है और धारा 14 में पढ़ा था कि किसी भी बालक के जब प्रवेश होगा तो उसकी आयु की गणना जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे होगी और जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में उसे विद्यालय प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। आज हम बात करेंगे धारा 15 की। धारा 15 जो धारा 15 है वो क्या प्रावधान है, क्या वो नियम बनाती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। धारा 15 में ये वर्णन किया गया है कि किसी भी बालक का विद्यालय में प्रवेश सरकार के द्वारा निर्धारित की गई तिथि के आधार पर किया जाना चाहिए और किसी भी बालक को विद्यालय से प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो बात करें धारा 15 कि बालक का विद्यालय में प्रवेश सरकार के द्वारा निर्धारित तिथि के आधार पर दिया जाए और इसी में प्रावधान किया गया है जाए तथा किसी भी बालक को प्रवेश से वंचित न रखा जाए, प्रवेश से वंचित न रखा जाए। ये वर्णन किया गया है धारा 15 कि बालक का विद्यालय में प्रवेश सरकार के द्वारा निर्धारित तिथि के आधार पर दिया जाए और किसी भी बालक को वंचित न रखा जाए प्रवेश से। ये थी हमारी धारा 15। अब हम बात करेंगे धारा 16। जो धारा 16 है वो नो डिटेशन पॉलिसी से संबंध रखती है। नो डिटेशन पॉलिसी का अर्थ होता है कि किसी भी बालक को प्राथमिक कक्षाओं में, अर्थात हम कह सकते हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक फेल नहीं किया जा सकता और न ही बालक को विद्यालय से निकाला जा सकता। तो धारा 16 है वो किससे संबंध रखती है? नो डिटेशन पॉलिसी। तो हम लिख सकते हैं नो डिटेशन पॉलिसी। नो डिटेशन पॉलिसी यानी इसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी बालक को कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं किया जा सकता, फेल नहीं किया जा सकता, फेल नहीं किया जा सकता है और न ही विद्यालय से निकाला जा सकता, ये प्रावधान किया गया है धारा 16। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान समय में कक्षा 5 और 8 में विद्यार्थियों को फेल किया जा सकता है।
दोस्तों ये किसके आधार पे किया गया? तो दोस्तों वर्तमान में एक संशोधन हुआ था जिसका नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा संशोधन विधेयक 2019 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा संशोधन विधेयक 2019। दोस्तों ये बात करें कि लोकसभा में जुलाई 2018 में पारित हुआ। दोस्तों बात करें 3 जनवरी 2019 राज्यसभा ने पारित किया। और 10 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो कोई भी विधेयक होता है वो कानून का रूप ले लेता है। तो इसके जो संशोधन हुए, तो इस संशोधन क्या हुआ कि कक्षा 5वीं तथा कक्षा 8वीं में बालक को एहलिया या रोका जा सकता। ये प्रावधान किया गया था निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा संशोधन विधेयक 2019। नो डिटेशन पॉलिसी को किसने बदल दिया? डिटेशन पॉलिसी ने बदल दिया। ये थी धारा 16। अब हम बात करेंगे धारा 17। धारा 17 में किसका वर्णन किया गया? धारा जो 17 है वो बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से रोकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी अध्यापक किसी भी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता, नहीं उसके साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर सकता। ये किसमें वर्णन किया गया? धारा 17। धारा 17 कहती है कि कोई भी अध्यापक बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता तथा नहीं बालक को अपशब्द कह सकता या उसे
किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर सकता। किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर सकता। कोई भी अध्यापक बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता, न ही बालकों को अपशब्द कह सकता और न ही किसी भी प्रकार से उसे परेशान नहीं कर सकता। ये धारा थी 17। अब हम बात करेंगे 18। धारा 18 में ये वर्णन किया गया है कि आरटीई लागू होने के बाद कोई भी विद्यालय सरकार के निर्देश के अनुसार सरकार के निर्देशों के अनुसार नहीं चलता है या अपनी मनमर्जी से खोल लेता है तो उसके प्रति 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो हम धारा 18 की बात करेंगे आगे कि आरटीई लागू होने के बाद कोई भी विद्यालय सरकार की अनुमति के बिना नहीं खोल सकते। सरकार की अनुमति के बिना नहीं खोल सकते। यदि ऐसा कोई संस्था प्रधान करता है तो उसके प्रति प्रतिदिन 10,000 रुपये जुर्माना लागू होगा या वसूला जाएगा। यानी आरटीई लागू होने के बाद कोई भी संस्था प्रधान सरकार की अनुमति के बिना विद्यालय नहीं खोल सकता। यदि ऐसा करता है तो उसके प्रति 10,000 रुपये का जुर्माना प्रतिदिन लागू होगा। आगे हम बात करेंगे आरटीई की धारा 19। आरटीई की धारा 19 में विद्यालय के भौतिक मापदंड का वर्णन किया गया है। धारा 19 विद्यालय के भौतिक मापदंड या मापदंडों का वर्णन किया गया। यानी कौन कौन से विद्यालय के भौतिक मापदंड, जैसे विद्यालय भवन, विद्यालय की 4 दीवारी, खेल मैदान, रसोई घर, शौचालय, इन सभी का वर्णन किया गया है। तो बात करें विद्यालय भवन, विद्यालय की 4 दीवारी, खेल का मैदान, रसोई घर,
पुस्तकालय बालक बालिकाओं के लिए, बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय होना आवश्यक है। ये थी धारा 19। विद्यालय के भौतिक मापदंडों का वर्णन किया गया है। विद्यालय भवन, विद्यालय की चारदीवारी, खेल का मैदान, रसोई घर और पुस्तकालय, बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय होना आवश्यक है। आगे हम बात करेंगे धारा 20। जो धारा 20 है उसमें किसका वर्णन किया गया है? धारा जो 20 है वो आरटीए अधिनियम में केंद्र सरकार अपने स्तर पर बदलाव कर सकती है। हम बात करेंगे धारा 20। धारा 20 है उसमें क्या है कि आरटीए में केंद्र सरकार अपने स्तर पर बदलाव या संशोधन कर सकती है। ये धारा 20 में वर्णन किया गया। दोस्तों हम बात करेंगे आगे धारा 21। धारा 21 है वो विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित है, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसका शॉर्ट नाम होता है एसएमसी। क्या होता है? एसएमसी वो कार्य करती है, वो एसएसए के कार्य प्रणाली पर कार्य करती है, जिसका पूरा नाम है सर्व शिक्षा अभियान। इसी के तहत भी इसको शामिल किया गया। यानी कि बात करें सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत नवंबर 2002 में की गई। 2002 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अगर बात करें प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और विधिवत रूप से 2001 और 2002 में कार्य शुरू कर दिया। दोस्तों बात करें वर्तमान में एसएमसी, ऐसे संस्था कहते हैं, क्या कहते हैं? संस्था, यानी कि एसएसए प्लस रमसा दोनों का सम्मिलित रूप। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 अप्रैल 2018। समसा वर्तमान में एसएसए प्लस रमसा दोनों का ही वर्तमान समसा के नाम से जानते हैं। 5 अप्रैल 2018। दोस्तों एक विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्यों की एक समूह होता है। उसमें सदस्यों की संख्या की बात करें तो दोस्तों मूल रूप से कितने सदस्य? 15 सदस्य चुने गए। लेकिन दोस्तों बात करें राजस्थान में जो सदस्य संख्या रहेगी कितनी? 16 रहेगी। यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति में यानी कि मूल रूप से 15, और लेकिन यदि राजस्थान में पूछे तो एसएमसी में सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 16 रहेगी। दोस्तों आगे हम बात करते हैं एसएमसी के संबंध में कि एसएमसी का अध्यक्ष कौन होगा? एसएमसी का अध्यक्ष होगा अभिभावक होगा। किसी भी बालक का अभिभावक
यदि बात करें उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी कौन रहेगा? अभिभावक रहेंगे। जो विद्यालय प्रबंधन समिति है वो विद्यालय के कर्मचारी और बालकों के पेरेंट्स जो अभिभावक उनके समूह से बनाई जाती है। दोस्तों बात करें सचिव कौन होगा इसका? इसका सचिव होगा प्रधानाध्यापक। कौन होता है? प्रधानाध्यापक। दोस्तों बात करें महिला सदस्य कितने होते हैं इसमें? तो एक विद्यालय प्रबंधन समिति में 50% महिला सदस्य होना आवश्यक है। 50% महिला सदस्य आने। यदि बात करें राजस्थान की तो 8 दूनी 16, यानी कि 16 कुल होते हैं, तो 8 तो क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए और आगे पुरुष। 50% इसमें क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। दोस्तों बात करें कि अभिभावक सदस्य कितने होने चाहिए? अभिभावक सदस्य यानी विद्यालय कर्मचारियों को छोड़कर तो 3/4 जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे? अभिभावक होंगे। तो ये हमने पढ़ा कि धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति SMC यानी वो SSC से बनी है, सर्व शिक्षा अभियान, ऐसा जिसकी स्थापना नवंबर 2002 में हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और विधिवत रूप से सर्व शिक्षा अभियान ने 2001 और 2002 में विधिवत रूप से कार्य शुरू किया। वर्तमान में समसा यानी SSA और रमसा दोनों से मिलकर बनी है। इसकी स्थापना 5 अप्रैल 2018 में हुई थी समसा की। इनमें कुल सदस्य की बात करें तो मूल रूप से 15, लेकिन राजस्थान में इनकी संख्या रहेगी 16। SMC विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में अभिभावक का चयन किया जाएगा। उपाध्यक्ष के रूप में भी अभिभावक होगा। सचिव प्रधानाध्यापक होगा। महिला सदस्यों की संख्या 50% होगी। यदि बात करें राजस्थान में जैसे 8 महिला या 8 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति में यानी कि अभिभावक सदस्य कितने होंगे? 3/4, यानी कि 16 का तीसरा अंश होगा वो कौन होंगे? अभिभावक होंगे। और उनके अलावा कौन होंगे? अध्यापक होंगे। जैसे बात करें 16 में से कुल तो कितने हैं? 16 है ना, तो 12 तो होंगे अभिभावक। क्या होंगे? अभिभावक। और जो 4 बच गए ना वो होंगे विद्यालय कर्मचारी। कौन होंगे? विद्यालय कर्मचारी। यानी कि ये हो गए 3 और ये हो गया 1, और यानी कि 3/4। चौथा हिस्सा कौन होंगे? अभिभावक। तीसरा हिस्सा 4 का तीसरा हिस्सा कौन होगा? अभिभावक होंगे। आगे हम बात करें SMC की 2 उप समितियां हैं। एक तो कार्यकारिणी परिषद और एक होती है सामान्य सभा या जिसे हम कहते हैं साधारण सभा। तो आगे बात करेंगे SMC की 2 उप समिति। कितनी उप समिति है? 2। SMC की 2 उप समिति है। पहली है कार्यकारिणी परिषद। पहली का नाम है कार्यकारिणी परिषद। दोस्तों गणपूर्ति की बात करें, कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए, कितने लोग होने चाहिए इसके अंदर, तो हम बात करें गणपूर्ति यानी कि कार्यकारिणी परिषद का जब गठन किया जाए तो कितने लोग होने चाहिए। तो यानी कि जो 16 होंगे उनमें से 1/3 गणपूर्ति होना आवश्यक है। दोस्तों कार्यकारिणी परिषद है, इसकी बैठक कब होगी? तो दोस्तों बात करें बैठक, तो प्रत्येक अमावस्या के दिन इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। SMC की 2 समितियों में पहली कार्यकारिणी परिषद, गणपूर्ति कितनी होगी? 1/3। बैठक कब होगी? प्रत्येक अमावस्या को। अब दूसरी जो है उसका नाम है
साधारण सभा। साधारण सभा, साधारण सभा में गण पूर्ति की बात करें, गण पूर्ति होगी 1/4 सदस्य होने जरूरी होते हैं। मान लीजिए 16 है तो 16 में से 4 सदस्य होना जरूरी होता है। यदि इसकी हम बात करें, इसके मान लो कि इसकी हम बात करें हमारे पास है तो 5 या 6 होने 5 या 6 सदस्य होना जरूरी होता है कार्यकारिणी में। लेकिन साधारण सभा में कुल जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं उनमें 4 सदस्य होंगे। और यदि बात करें बैठक कब होगी तो 2 बैठकों में अधिकतम 6 माह, 2 बैठकों में अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। ठीक है। कार्यकारिणी समिति की 2 जो उप समितियां होंगी, कार्यकारिणी परिषद और साधारण सभा। गणपूर्ति 1/3, साधारण सभा में 1/4 सदस्य। बैठक प्रत्येक अमावस्या के दिन होगी और 2 बैठकों में अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। गणपूर्ति नहीं होने पर भी अगले 7 दिन के बाद बैठक करना अनिवार्य होगा। तो ये नोट लगा के हम लिख सकते हैं ये बात। तो नोट में हम लिखेंगे गणपूर्ति न होने पर भी अगले 7 दिन में बिना गणपूर्ति के बैठक करना आवश्यक होगा। 7 दिन में बैठक करना आवश्यक होगा। ये थी धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंध रखती है। आगे हम बात करेंगे धारा 22 जो विद्यालय विकास की सूचनाओं को संबंध में है। विद्यालय विकास की योजना का प्रारूप या सूचना है। हम बात करें धारा 22 विद्यालय विकास योजनाओं का प्रारूप का वर्णन मिलता है। इसके बाद हम बात करें धारा 23। धारा 23 है तो उसमें क्या है, अध्यापक की योग्यताएं, अध्यापक की योग्यताओं का वर्णन किया गया। उसके बाद हम बात करें धारा 24। धारा 24 है, इसमें अध्यापक के कार्य और कर्तव्यों का वर्णन किया। अध्यापक के कार्य और कर्तव्यों का वर्णन किया गया कि अध्यापक के क्या क्या कार्य। नंबर 1, सर्वप्रथम अध्यापक को विद्यालय में हर रोज समय पर जाना और आना होगा। तो पहला है अध्यापक को नियमित रूप से विद्यालय में समय पर आना व जाना होगा। समय पर आना व जाना होगा। नंबर 2, अध्यापक पाठ्यक्रम का संचालन करेगा। क्या करेगा?
संचालन करेगा, निर्माण नहीं करेगा। क्योंकि निर्माण तो क्या करता है, सरकार करती है, संबंधित शिक्षा विभाग करता है, संबंधित शिक्षा विभाग करता है, लेकिन अध्यापक कभी भी पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं करता। तो क्या करेगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसका संचालन करेगा, बालकों के सामने उसको प्रस्तुत करने का काम करेगा। नंबर 3, बालकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण या शिक्षा कार्य करवाएगा। तो दोस्तों ये थे एक अध्यापक के कार्य और कर्तव्य। अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आएगा, अध्यापक पाठ्यक्रम का संचालन करेगा, न कि उसका निर्माण नहीं करेगा। और अध्यापक का यह कर्तव्य है कि बालकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण कार्य करवाएगा। दोस्तों जैसे बात करें मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, उसके बाद अपराधी बालक, किस किस विधि में एक अध्यापक का कर्तव्य होगा। जो प्रतिभाशाली बालक होती है, प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने के लिए प्रायोजना विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करें नंबर 2, मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालकों को खेल विधि या अभ्यास विधि के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करें सृजनशील बालक। सृजनशील बालकों को पढ़ाने के लिए उद्वेलन विधि का प्रयोग करना चाहिए। उद्वेलन विधि का होता है नए विचारों का निर्माण। उद्वेलन विधि का होता है नए विचारों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद हम बात करें जो अपराधी बालक होते हैं, जो हम असामान्य बालकों की श्रेणी में रखते हैं। असामान्य बालक, इनको पढ़ाने के लिए व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग करना चाहिए। ये थी हमारे पास 4 प्रकार के जो बालक थे उनको पढ़ाने के लिए। प्रतिभाशाली बालकों को लिए प्रयोजना विधि का प्रयोग करना चाहिए। मंदबुद्धि बालकों के लिए खेल विधि, अभ्यास विधि का प्रयोग करना चाहिए। सृजनशील बालक होते हैं उद्वेलन विधि, जिसे नए विचारों का निर्माण, और अपराधी सामान्य व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग करना चाहिए। इन सभी विधियों में सर्वश्रेष्ठ और व्यवहारिक विधि होगी, वो होगी उद्वेलन विधि या सृजनशील बालक होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे धारा 25। धारा 25 में अध्यापक विद्यार्थियों के अनुपात का वर्णन किया गया। बालकों की संख्या के आधार पर कितने अध्यापक कार्य करेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। धारा 25 इसमें वर्णन किया गया है
अध्यापक विद्यार्थी अनुपात, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात। दोस्तों बात करें कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:40 होना चाहिए। 1 अध्यापक और 40 बच्चे। दोस्तों बात करें उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात रहेगा 1:35। 1:35। और यदि मूल रूप में बात करें, मूल रूप में या सामान्य रूप में कितना होना चाहिए, तो उसकी बात रहेगी 1:40 होना चाहिए। यानी कि दूसरी बात इसी में होती है कि विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर, विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अध्यापक के विद्यार्थी अनुपात बदले जाते। दोस्तों बात करें यानी कि प्राथमिक स्तर पर 1:40, उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35, मूल रूप में 1:40 होने चाहिए। विद्यार्थी संख्या के आधार पर अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या हो जाता है, बदल जाता है। दोस्तों बात करें कि आगे हम बात करेंगे, एक तरफ होता है विद्यार्थी और एक तरफ है अध्यापक। तो विद्यार्थी यदि 40 होंगी तो अध्यापक कितना होगा, 1। ये बात पढ़ चुके। ये कौन सी प्राथमिक स्तर की बात। तो बात करें उच्च प्राथमिक स्तर की बात, तो यहाँ पर 35:1। और यदि दोस्तों बात करें 60 विद्यार्थी हैं और 60 विद्यार्थियों पर कितने अध्यापक होंगे, 2 अध्यापक। 61 से 90 विद्यार्थियों पर 3 होंगे। और दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में कि 61 से 90 विद्यार्थियों पर अध्यापक की कितनी संख्या होगी, तो दोस्तों आंसर क्या होगा, 3। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद 91 से 120, इस पे हो जाएंगे 4 अध्यापक। और 120 से 200 होंगे तो कुल अध्यापक होंगे 5। और दोस्तों एक बात और होती है कि 150 से अधिक विद्यार्थियों पर एक प्रधानाध्यापक होगा। यानी कि 120 से 205, लेकिन पूछे कुल अध्यापक प्रधानाध्यापक समेत पूछे तो यानी कि पूछ ले कि 120 से 200 तक प्रधानाध्यापक सहित कुल अध्यापकों की संख्या कितनी होगी, तो आंसर क्या होगा, 6। कुल अध्यापकों में पढ़ाने वाले 5, एक प्रधानाध्यापक कितने हो जाएंगे, 6। ये थी हमारी आरटी की धाराएं। आज 15 से लेकर हमने 25 तक की बात की। आगे हम करेंगे, आगे जो शेष धाराएं बच गई है। सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।